हेलो स्टूडेंट्स, आज के ई लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आइसोक्विनोलिन की रासायनिक अभिक्रियाएं। लास्ट लेक्चर में हमने आइसोक्विनोलिन की सिंथेसिस पढ़ी थी और आज हम लेंगे इनकी केमिकल रिएक्शंस। आइसोक्विनोलिन भी क्विनोलिन के समान ही अभिक्रियाएं देता है। तो फर्स्ट रिएक्शन हम लेते हैं बेसिक कैरेक्टर, रासायनिक क्षारीय गुण। क्योंकि हम जानते हैं कि आइसोक्विनोलिन के नाइट्रोजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जो कि एरोमेटिक सेक्स स्टेट बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करता है। इसीलिए नाइट्रोजन पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है वो प्रोटोनेशन के लिए अवेलेबल होता है और जो इसकी बेसिक नेचर को शो करता है। तो पिरिडीन और क्विनोलिन के समान ही आइसोक्विनोलिन की जब हम अभिक्रिया अकार्बनिक और ऑर्गेनिक एसिड्स के साथ करवाते हैं तो ये सॉल्ट बनाता है। जैसा कि इस अभिक्रिया में दिखाई दे रहा है आइसोक्विनोलिन प्लस HCl, ये HCl के साथ अभिक्रिया करके आइसोक्विनोलिन हाइड्रोक्लोराइड बनाएगा। इसी प्रकार ये एल्काइल हैलाइड और एल्काइल सल्फेट के साथ क्वाटरनरी सॉल्ट बनाता है जो इसके नाइट्रोजन की टर्सरी नेचर को शो करता है। ये आइसोक्विनोलिन है, CH3I के साथ मिथाइल आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करके आइसोक्विनोलिन मिथाइल आयोडाइड बनाता है। सेकेंड रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब चूँकि आइसोक्विनोलिन में जो पिरिडीन रिंग होती है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है और इसका प्रोटोनेशन करने पर यह और अधिक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाती है। लेकिन इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है वो इससे जुड़ी हुई बेंजीन रिंग के कार्बन परमाणुओं की क्रियाशीलता को प्रभावित नहीं करती है। इसीलिए आइसोक्विनोलिन में जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया है वो मुख्य रूप से कहाँ होती है? बेंजीन रिंग के C5 और C8 कार्बन पर होती है। और ये दोनों ही पोजीशंस अगर हम नेफ्थलीन से कंपेयर करें तो उसकी अल्फा पोजीशन के समान होती है। और साथ ही इलेक्ट्रोफाइल जब C5 और C8 पर अटैक करता है तो उससे जो इंटरमीडिएट बनता है वो C6 और C7 पर इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करने से बने इंटरमीडिएट की तुलना में अधिक स्थायी होता है। जैसा कि अब इस रिएक्शन में दिखाई दे रहा है, आइसोक्विनोलिन का प्रोटोनेशन करेंगे तो ये बनेगा और उसका C5 पे अटैक करने इलेक्ट्रोफाइल अगर C5 पे अटैक करेगा तो ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी जिसमें ये स्ट्रक्चर स्टेबल होता है। C8 पे करता है तो ये स्ट्रक्चर होंगे और अगर C6 और C7 पर देखें तो हमें कम स्थायी संरचना प्राप्त होती है। तो इसीलिए इलेक्ट्रोफिलिक जो अटैक है वो मेनली C5 और C8 पोजीशंस पे होता है। अब इसकी कुछ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लेते हैं, जैसे नाइट्रेशन है, हैलोजिनेशन है, सल्फोनेशन है। नाइट्रेशन हम करते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर की प्रेजेंस में। तो जब आइसोक्विनोलिन को नाइट्रेटिंग मिक्सचर HNO3 प्लस H2SO4 से क्रिया करवाते हैं तो मेनली नाइट्रेशन C5 पोजीशन पे होता है और कुछ मात्रा में C8 पोजीशन पे भी होता है। तो 90% यील्ड हमें C5 नाइट्रो आइसोक्विनोलिन की मिलती है और 10% यील्ड हमें 8 नाइट्रो क्विनोलिन आइसोक्विनोलिन की प्राप्त होती है। जैसा कि सभी क्रिया में हम देख रहे हैं, आइसोक्विनोलिन रिएक्ट करता है H2SO4 प्लस HNO3। तो मेन नाइट्रेटिंग एजेंट क्या है इसमें? NO2 प्लस नाइट्रोनियम आयन, और ये नाइट्रोनियम आयन फिर 5 नाइट्रो आइसोक्विनोलिन और 8 नाइट्रो आइसोक्विनोलिन बनाता है। नेक्स्ट रिएक्शन है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन की अभिक्रिया मेनली टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। अगर सल्फोनेशन आइसोक्विनोलिन का सल्फोनेशन सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर करवाते हैं तो आइसोक्विनोलिन 5 सल्फोनिक एसिड बनता है। और यदि हम यही अभिक्रिया 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर करते हैं तो हमें आइसोक्विनोलिन 5 सल्फोनिक एसिड और आइसोक्विनोलिन 8 सल्फोनिक एसिड
दोनों का मिक्सचर प्राप्त होता है। नेक्स्ट रिएक्शन है हैलोजिनेशन। इसमें हम ब्रोमिनेशन लेते हैं। पहले आइसोक्विनोलिन का अगर ब्रोमिनेशन करवाते हैं तो बेंजीन रिंग या पिरिडीन रिंग दोनों में से किसी भी रिंग पर ब्रोमिनेशन हो सकता है, और ये डिपेंड करता है कि अभिक्रिया की कंडीशंस क्या क्या है। अब यदि हम ब्रोमिनेशन एल्युमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में करते हैं तो मेन प्रोडक्ट 5 ब्रोमो आइसोक्विनोलिन बनता है। लेकिन यदि यही ब्रोमिनेशन हम कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में करते हैं तो जो पिरिडीन रिंग है उसमें C4 पोजीशन पर ब्रोमिनेशन होता है और 4 ब्रोमो आइसोक्विनोलिन प्राप्त होता है। नेक्स्ट रिएक्शन होगी क्लोरीनेशन। जब आइसोक्विनोलिन का क्लोरीनेशन हम एल्युमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में करते हैं तो 5 क्लोरो आइसोक्विनोलिन बनता है, जो कि मेन प्रोडक्ट होता है इसका। नेक्स्ट है मर्क्यूरेशन। आइसोक्विनोलिन को जब हम 160 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर मर्क्यूरिक एसिटेट के साथ गर्म करते हैं तो C4 पोजीशन पर मर्क्यूरेशन होता है और ये प्रोडक्ट मिलेगा हमें। तो ये थी कुछ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम लेते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो चूँकि आइसोक्विनोलिन में न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं भी बाई इलेक्ट्रॉन न्यून पिरिडीन रिंग में नाइट्रोजन की जो निकटवर्ती पोजीशंस हैं C1 और C3 पर होती है, क्योंकि ये दोनों ही पोजीशन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है। तो आइसोक्विनोलिन में मेनली वैसे C1 पोजीशन C3 के कंपैरिजन में अधिक इलेक्ट्रॉन न्यून होती है, इसीलिए न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन मेनली C1 कार्बन पर होता है और C3 कार्बन पर कम होता है। इसमें हम लेते हैं फर्स्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद हाइड्राइड आयन ट्रांसफ़र। फर्स्ट हम लेते हैं एल्काइलेशन एंड एराइलेशन। आइसोक्विनोलिन का एल्काइलेशन या एराइलेशन कार्ब लिथियम कंपाउंड या ग्रीनहार्ट रिएजेंट के द्वारा कर सकते हैं। जैसा कि इस रिएक्शन में आइसोक्विनोलिन की जब हम नॉर्मल ब्यूटाइल लिथियम के साथ अभिक्रिया करवाते हैं और फिर उसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो 1 ब्यूटाइल आइसोक्विनोलिन प्राप्त होता है। इसी प्रकार अगर हम ग्रीनहार्ट अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो 1 मिथाइल आइसोक्विनोलिन प्राप्त होगा। नेक्स्ट रिएक्शन है एमिनेशन। कि आइसोक्विनोलिन की जब अभिक्रिया द्रव अमोनिया की उपस्थिति में सोडामाइड के साथ करते हैं तो C1 पोजीशन पर हाइड्राइड आयन का निष्कासन होता है और एमिनो ग्रुप अटैच हो जाता है और हमें 1 एमिनो आइसोक्विनोलिन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को चीची-वेबिन अभिक्रिया भी कहते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन। आइसोक्विनोलिन का हाइड्रोक्सिलेशन हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं तो C1 पोजीशन पर इसका हाइड्रोक्सिलेशन हो जाता है। तो जैसा कि इस अभिक्रिया में हम देख रहे हैं आइसोक्विनोलिन प्लस KOH, इसमें हम टेम्परेचर लेते हैं 220 डिग्री सेल्सियस। तो पहले हमें 1 हाइड्रोक्सी आइसोक्विनोलिन बनता है जो कि रीअरेंज होकर 1 ऑक्सो आइसोक्विनोलिन बनाता है। नेक्स्ट है हैलाइड आयन विस्थापन द्वारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कि यदि आइसोक्विनोलिन की C1 और C3 पोजीशन पर हैलोजन परमाणु उपस्थित हो तो हैलोबेंजीन में उपस्थित परमाणुओं की अपेक्षा अधिक सक्रिय होते हैं और इन्हें किसी भी न्यूक्लियोफाइल के द्वारा हैलाइड आयन के रूप में सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। और इसकी जो
सक्रियता होती है वो C1 हैलोजन परमाणु की ज़्यादा होती है कंपेयर टू C3 हैलोजन परमाणु। तो जैसे इस एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि आइसोक्विनोलिन में अगर हम डाई सब्स्टिट्यूटेड हेलो आइसोक्विनोलिन लेते हैं और उसकी अभिक्रिया मिथेनॉल और सोडियम मिथॉक्साइड के साथ करते हैं तो जो 1 पोजीशन पे क्लोरीन है वो सब्स्टिट्यूट होकर मिथॉक्सी ग्रुप अटैच हो जाएगा। और यदि हम रेड फॉस्फोरस एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो पहले हमें C3 क्लोरो आइसोक्विनोलिन मिलेगा जो मिथेनॉल और सोडियम मिथॉक्साइड के साथ अभिक्रिया करके 3 मिथॉक्सी आइसोक्विनोलिन देगा। नेक्स्ट अभिक्रिया है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। आइसोक्विनोलिन का ऑक्सीकरण सामान्य ऑक्सीकारक रिएजेंट के साथ अप्रभावी रहता है, परंतु यदि हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे क्षारीय केमिनोफोर का यूज़ करते हैं तो दोनों ही रिंग इफेक्ट होती है और दोनों ही वलय टूट जाती है। जैसे आइसोक्विनोलिन को अगर हम क्षारीय केमिनोफोर के साथ अभिक्रिया करवाते तो थैलिक एसिड और पिरिडीन 3,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का मिक्सचर प्राप्त होता है। और यदि हम उदासीन केमिनोफोर के साथ अभिक्रिया करवाते तो हमें थैलेमाइड मिलता है। नेक्स्ट रिएक्शन है रिडक्शन, अपचयन। आइसोक्विनोलिन में जो पाई इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट पिरिडीन रिंग है उसका जनरली सभी अपचायकों के द्वारा आसानी से अपचयन हो जाता है, परंतु फिर भी जो प्रोडक्ट है वो हम कौन से रिएजेंट्स यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। आइसोक्विनोलिन का रिडक्शन यदि हम डाई इथाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ करते हैं तो 1,2 डाई हाइड्रो आइसोक्विनोलिन बनता है। यही अपचयन यदि हम सोडियम और इथेनॉल के साथ करते हैं तो 1,2,3,4 टेट्राहाइड्रो आइसोक्विनोलिन बनता है। इसी प्रकार यदि आइसोक्विनोलिन का रिडक्शन हाइड्रोजन प्लेटिनम की प्रेजेंस में करते हैं तो 5, 6, 7, 8 टेट्राहाइड्रो आइसोक्विनोलिन प्राप्त होता है। तो ये कुछ अभिक्रियाएं थी आइसोक्विनोलिन की जिसे हमने पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट कंपाउंड पढ़ेंगे। थैंक यू।